हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। यह जो 10 मई का एग्जाम होने वाला है, साइंस पेपर जो आपका होने वाला है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं आपके सामने, जो कि भाई पूछना ही पूछना है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं अभी बताने वाला हूं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूं, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन इसी के बेस्ड पर मिलेंगे जो मैं बताऊंगा। लेकिन क्या होता है कि सीबीएसई घुमा के थोड़ा पूछ देती है, ठीक है? लेकिन जो मैं बताऊंगा उसी में से 2-3 क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से फंसना तय रहता है, ठीक है बच्चों? तो इससे पिछला जो वीडियो बना था, ठीक है, वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर बना था, जिसमें बच्चे लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को। और जो है बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लाइए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर लाइए जल्दी से जल्दी। सर मेरे को ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों का जो समय नहीं है उसको भी मैं समझता हूँ, ठीक है? इसी के लिए आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में लेके आ गया हूँ, जहाँ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि एकदम आना ही आना है बच्चों, एकदम बल्ले बल्ले है आप लोगों का। चलिए, क्या है क्वेश्चन वो देखिए। डिफाइन 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, फिर डिफाइन 1 ओम को डिफाइन करना है, डिफाइन 1 वाट, ये सारे चीजों को डिफाइन करना है आप लोगों को। अगला क्या है? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, यानी किस किस फैक्टर्स पे किसी भी वायर का और नहीं तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है, ये आपको बताना है। मैं अभी बारी बारी से सबके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एकदम सीबीएसई पूछना तय है, आएगा ही आएगा। देखो क्या, ठीक है? तो किस कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये आपको पूछ सकता है सीबीएसई। अगला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 में ये आ चुका है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और इसका जो फार्मूला होता है H=I²RT, उसको प्रूफ करने के लिए कह सकता है, ठीक है? उसको डिराइव करने के लिए कह सकता है। ये फार्मूला आया कहां से? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं करवाने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखो बच्चों, वीडियो को आप लास्ट तक देखते नहीं हो, इसी के लिए आप पूरा क्वेश्चन समझ नहीं पाते हो। वीडियो को लास्ट तक देखो ना, डेफिनेटली यार सब कुछ समझ में आएगा। अब प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं समझ में आएगा ना तब कहिएगा मेरे को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा यार। देखो ना कितना मजा दिलवाते हैं आप लोगों को। अब चौथा देखिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, सबको पता है, ये बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा के जबान पे रहता है, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ में जो VI ग्राफ बनता है ना, अरे भाई साहब ये तो हर बार पूछती है। एक भी सीबीएसई का ऐसा साल नहीं गया होगा जिसमें ओम्स लॉ के ऊपर VI ग्राफ ना पूछा गया हो, हर साल पूछा गया है। तो VI ग्राफ, जो हमारा VI वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ बनता है ओम्स लॉ में, ये तो भाई आप देख के ही जाना, अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखते रहना। और है ये देखिए, ये उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लेना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है सीरीज का R1 + R2, R=R1 + R2, और पैरेलल का 1/R = 1/R1 + 1/R2। ये फार्मूला कैसे प्रूफ होगा ये आप देख के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेना, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आना ही आना है, ठीक है बच्चों? आना ही आना है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम अभी डील करते हैं। पहले देखो भाई, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? तो 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखो, 1 एम्पियर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। पहले एम्पियर है ना, ये बोले तो एम्पियर है, तो इसका फार्मूला आप याद कर लो यहाँ, कैसे? I=Q/T, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। यानी अगर 1 एम्पियर करंट जाएगा तो 1 कूलम चार्ज रहना चाहिए और 1 सेकेंड। तो डायरेक्ट आप लिख देना, व्हेन, यहाँ पे लिख सकते हो, मेरे साथ लिखते रहो, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, लिखिएगा ऐसे लिख दो, when 1 coulomb of charge flows in 1 second, it is said to be 1 एम्पियर। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो इसको हम 1 एम्पियर बोल सकते हैं। समझ लीजिए, ये एक कंडक्टर है, ठीक है? यह एक कंडक्टर है और यहाँ है भाई, मान के चले यहाँ पर 1 कूलम चार्ज है,
या 1 कूलम चार्ज एक पर्टिकुलर मान के चलिए x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, तो 1 कूलम का चार्ज अगर x पॉइंट से y पॉइंट पर जा रहा है और ऐसा करने में उसको 1 ही सेकेंड लग रहा है, तब इसको हम यानी यहाँ पर जो भी करंट फ्लो होगा उसको हम 1 एम्पियर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो 1 एम्पियर होगा। समझ में आया? इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। इसको मैं मिटाना चाहूँगा, चलो भाई इसको हाथ से मिटाता हूँ। समझ में आ गया? पीछे जाकर आप लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी में है डिफाइन 1 ओम। 1 ओम का कैसे डिफाइन करोगे यार? है भाई साहब V इक्वल टू IR, ठीक है। और 1 एम्पियर 1 ओम को डिफाइन करना है तो R को इधर ले जाओ और V बाय I, ठीक है। इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो। अगर 1 ओम रहेगा तो 1 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस रहना चाहिए, 1 एम्पियर करंट रहना चाहिए। तो इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो 1 ओम को। हम लोगों का ज़्यादा समय नहीं है, इसी के लिए हम तेज़ी से बताते चल रहे हैं, ठीक है। इसी के लिए आप लोग जो है नहीं तो देखिए यहाँ पर डिफाइन है, क्योंकि भाई बार बार लिखने में समय ज़्यादा जाता है तो बच्चे पूरा वीडियो देखते नहीं है, बड़ा वीडियो बन जाता है, इसी के लिए देखते नहीं। तो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ जो है 1 ओम किसके बराबर होगा, ठीक है। दिखा यहाँ पर, आप इसको हूबहू आप ऐसा लिख देना यार, मज़ा ही मज़ा है। और देखो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी डिफाइन हो सकता है। तो आप एक नज़र देख सकते हो या स्क्रीनशॉट कर लो, एकदम डेफिनेटली स्क्रीनशॉट कर लिया स्क्रीनशॉट। फिर उसी तरह से 1 वाट को डिफाइन कर सकते हो। 1 वाट देखिए, 1 वाट के लिए पावर का फार्मूला, वाट किसका होता है रे? वाट जो है ऐसा यूनिट किसका है? पावर का ऐसा यूनिट है, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। पावर यानी पावर को P से लिखते हैं, पावर इक्वल टू W/T होता है, ठीक है। यानी पावर बोले तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल 1 सेकेंड, तो इसको भी लिख सकते हो। खैर मैं इसका भी आंसर जो है यहाँ पर चिपका दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो कि जब 1 जूल एनर्जी जो है ना 1 सेकेंड में लगेगी तो वह 1 वाट के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आया? 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में जो खर्च हो रही है उसको 1 वाट बोलेंगे। समझ में आया? आप यहाँ से लिख सकते हो। समझ में आया? ये तीनों क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया। इस तीनों क्वेश्चन को आप याद कर सकते हो। यहाँ पर एक और 1 कूलम को भी आप डिफाइन कर सकते हो। 1 कूलम डिफाइन 1 कूलम, तो 1 कूलम के लिए भी बता देता हूँ। कूलम यानी चार्ज के लिए कैसे कर सकते हो? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, इसी के लिए यहाँ पर C लिखा गया है। और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? यहाँ इससे भी डिफाइन हो सकता है, I इक्वल टू Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो I इंटू T। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो। मैं 1 कूलम को भी डिफाइन करके चिपका देता हूँ यहाँ पर, इसको याद कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक तो आना ही आना है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया, यहाँ पर दिख रहा होगा आंसर आपको। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया है। चलिए बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए भाई अब ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किन किन फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, यानी किस किस फैक्टर्स पे किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। तो पहले बच्चों यहाँ पे बात कर लूँ, कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है। अब बना के लिख देना, कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब कुछ लोग कहेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? तो भाई साहब किसी चीज़ की मोटाई, वही तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। जैसे हम बोलेंगे इस मार्कर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यानी हम बात कर रहे हैं इसकी मोटाई के बारे में, यानी ये कितना मोटा है। तो ये चीज़ पर डिपेंड करता है। ये पहला, ये दूसरा। फिर तीसरा जो है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ कंडक्टर भी लिख सकते हो, यानी वो जो कंडक्टर के बारे में आप बात कर रहे हो वो कंडक्टर का नेचर कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है। चौथा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर यानी कंडक्टर का कैसा टेम्परेचर है इस पर भी डिपेंड करता है। समझ में आया? अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी का फार्मूला है, रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला है वो प्रूफ कीजिए। तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला आप देखिए, यहाँ पर जो किसी भी वायर होता है या किसी भी कंडक्टर होता है ना, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ का। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ, लेकिन क्या करें, आप लोगों के पास समय नहीं है ना, ठीक है। मुझे पता है सभी बच्चे मतलब अभी से ही तैयारी एकदम पढ़ना शुरू कर दिए होंगे।
समझ रहे हैं? अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी किसी भी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के यानी रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी वायर के का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आर इन्वर्सली, आर इस तरीके से लिख सकते हैं, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर और कंडक्टर। अब ये दोनों इक्वेशन को लेंगे, यानी यहां पर ध्यान से देखिएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल और दूसरा इक्वेशन है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/a या डायरेक्ट ए बोल सकते हो। ठीक है, देखो डायरेक्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a बोल सकते हो। अगर डायरेक्टली इसको बोलना है तो 1/a बोलो, अगर इन्वर्सली बोलना है तो 1/a नहीं बोलोगे, डायरेक्ट ए बोल दोगे, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, अच्छा R/L को, R/L नहीं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल को इक्वेशन फर्स्ट, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया को इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसी तरह से फार्मूला प्रूफ होता है, बता रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम उससे लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आर आर कॉमन दिख रहा है तो आर यहाँ पे लिख लेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कॉमन दिख रहा है लिख लेंगे, यहाँ पर एल और यहाँ 1 तो एल इंटू 1 विल गिव यू एल और बाय में एरिया, यही फार्मूला होगा कि नहीं। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे तो R इजकल टू, और यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो होता है रो और L बाय एरिया, जहाँ पर क्या क्या है वो यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर लिख दोगे R इजकल टू रेजिस्टेंस, R इजकल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये इसको ना यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो साइन है ना इसको रो पढ़ते हैं, RHO रो, याद रखिएगा। इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जो हर एक वायर का अपना अपना होता है। L बोले तो लेंथ ऑफ द वायर और A बोले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का मोटाई हो जाएगा, किसी भी चीज़ की मोटाई हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से आप बना सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर बोलेगा भाई कि किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ द कंडक्टर पे और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे, इन सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर लेंथ के बारे में पूछेगा तो लेंथ बोलना कि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सारा चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए हैं बच्चों स्क्रीनशॉट। तो अब इसको मिटाने का समय आ गया है, यहाँ से मैं मिटाने वाला ले लेता हूँ और जल्दी जल्दी मिटाता हूँ। स्क्रीनशॉट आई थिंक आप कर लिए होंगे। हाँ बच्चों, चलिए आप एकदम मजा से पढ़ते जा रहे हैं, समय नहीं हम लोगों के पास, इसी के लिए रफ्तार में चल रहे हैं हम लोग, शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज। अगला है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को देख लेते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब, देख लेते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पहले क्या होता है कि देखो, अगर किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर से, अगर कोई भी हाई रेजिस्टेंस वायर से, अगर कोई हाई रेजिस्टेंस वायर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, क्या पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को मैं यहाँ पर चिपका दे रहा हूँ, क्योंकि लिखना संभव नहीं है। अभी मैं यहाँ समझाने का काम कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं चिपका दिया हूँ, हूबहू आप ऐसा लिख सकते हो याद करके। ठीक है, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर आप ये डेफिनेशन को लिख सकते हैं, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ। अगर किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर से, समझो बाबू, अगर किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, जिसके कारण, अब हाई रेजिस्टेंस वायर है तो क्या उसके अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, यानी उसका डेंसिटी ज़्यादा है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो वो टकराता हुआ जाएगा, टुई टुई टुई। अब टकराता हुआ जाएगा तो डेफिनेटली हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि कोलिजन बढ़ जाएगा। ठीक है, कोलिजन बढ़ जाएगा जिसके वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। हाई रेजिस्टेंस वायर बोले तो जैसे नाइक्रोम वायर होता है ना, वो उसमें अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो होगी तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे आयरन हम लोग करते हैं इस तरह से, तो आयरन जैसे ही करते हैं तो देखते होगे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही आयरन घुसा है प्लग में और लाइन दी है तो तुरंत जो है हीट होने लगता है। तो ये जो है
इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसका फार्मूला प्रूव करते हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है H = I² RT। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके से प्रूव कर सकते हो। एक ये भी प्रूव कर सकते हो, जैसे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं V = IR। जानते हैं ना? अरे जानते हैं कि नहीं जानते? अरे जानते हैं ना। चलिए अच्छा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये जानते हैं। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला था, एक और चीज़ हम जानते हैं, डेल्टा V यानी डायरेक्ट V = W/Q। जानते हैं ना? W/Q जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो यहाँ पर W = क्या हो जाएगा, V × Q हो जाएगा, Q हो जाएगा। बढ़िया बात। अच्छा अब ध्यान से देखिए, ये बात को आप ध्यान में रखे रहिएगा। अच्छा एक और चीज़ हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या जानते हैं सर? तो हम जानते हैं एक कि I = Q/T होता है। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू या डायरेक्ट लिख दीजिएगा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसी लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से हम जानते हैं I = Q/T। जहाँ हम Q को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं तो Q = क्या हो जाएगा, I × T। मज़ा आया? अब देखिए क्या करते हैं हम, अभी मज़ा आ जाएगा। अब देखिए Q के वैल्यू को समझिएगा, Q के वैल्यू को और V के वैल्यू को, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, या आप इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लो, या कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन हम थर्ड मानते हैं। तो आप समझिएगा इक्वेशन यानी देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ V and Q in equation second we get, यानी V के वैल्यू को उसके साथ साथ Q के वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में अगर डाल देते हैं, कहाँ पे बच्चों, इक्वेशन सेकंड में डाल देते हो तो क्या हमको मिलेगा, देखो तो यहाँ पर क्या है, W = V का वैल्यू कितना है, IR है ना। V का बदले में हम IR लिख सकते हैं। तो यहाँ पर V का वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे ना, तो V का वैल्यू है IR, तो यहाँ पर लिख देंगे I × R। फिर देखिए इंटू है यहाँ पर, तो इंटू लिख देंगे, इसी में तो डाल रहे हैं। अब देखिए Q का वैल्यू यहाँ पर कितना है, I × T है। Q का वैल्यू क्या है, I × T है, तो लगा देंगे I × T। तो W = क्या हो जाएगा, देखिए दो I है तो I² हो जाएगा, यहाँ पे R है, यहाँ पे T है, तो I² RT हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वर्क, यहाँ पर क्या है, W है, तो यहाँ पर वर्क तो हो रही है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है हीट एनर्जी, यानी यहाँ पर जो है ना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिसके वजह से हम W के जगह पे, याद रखिएगा इसके लिए W के जगह पे हम लिख सकते हैं H = I² RT। ठीक है, ये हम लोगों को फार्मूला प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। देखिए समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों। कर लिए हैं? अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे जो है ओम्स लॉ को देख लेते हैं। हो ला ला ला, मजा आ रहा है। चलिए ओम्स लॉ को देख लेते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है कि, अरे भाई साहब देख लो यहाँ पे ओम्स लॉ को आप हूबहू देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हूबहू ऐसा लिख दो, एकदम। स्क्रीनशॉट कर लो यार, क्या देख रहे हो, स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। कर लिए हैं? अरे भाई कर लिया है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि अगर कंडक्टर जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होता है वो सारा अगर हम कांस्टेंट रखें, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारा हम कांस्टेंट रखें, तो किसी भी इलेक्ट्रिक देखिए ये हम वायर ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारा कांस्टेंट है, क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारा अगर कांस्टेंट है
तो इसके थ्रू से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक करंट के। यानी at a constant temperature and pressure the electric current flows through a wire is directly proportional to the potential difference। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर किसी भी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कांस्टेंट रखें तो किसी भी वायर से जो इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, फ्लो करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी वोल्टेज के। तो ऐसे देखते नहीं हो, सुने हो घर में कि ऐसे बिजली जो है ना, बिजली यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है डिपेंड करेगी किस चीज़ पे, वोल्टेज पे। देखते हो अगर वोल्टेज बढ़ जाएगी ना, अरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा और वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घट जाएगा। इसी के लिए आप सुने होंगे कि अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो बल्ब बहुत तेज़ी से जलने लगता है, बल्ब का जो रोशनी का इंटेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और वोल्टेज कम हो जाता है तो एकदम बल्ब एकदम धीरे धीरे जलता है। पंखा का भी ले सकते हो, वोल्टेज बढ़ता है तो एकदम तेज़ी से चलता है, वोल्टेज घटता है तो एकदम स्लो चलता है। बस तो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है किस चीज़ पे, वोल्टेज पे। समझ में आया? और यहाँ से आप इसका फार्मूला यहाँ पर प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ कांस्टेंट देना पड़ेगा, जो कांस्टेंट आर है, और आर लगा के यहाँ पर आई लगा दोगे तो डायरेक्ट इसी को सही लिखो तो आई आर लिख दोगे। जहाँ पे V इक्वल टू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, और आई बोले तो इलेक्ट्रिक करंट, और आर बोले तो रेजिस्टेंस। अब नया चीज आ गया ये रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि यह ना किसी भी वायर का वैसा प्रॉपर्टी होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर विच ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कोई वायर है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसको रोकेगा। समझ रहे हो? किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उसको रोकने का काम करेगा कौन? रेजिस्टेंस। इसका यही काम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? हम देखिए अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो हमको भाई छोटा वीडियो में सारा चीज़ समझाना है, इसी के लिए आप ध्यान से देखते जाइए। कोई दिक्कत? यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, और अगर ग्राफ बनाना हो VI ग्राफ तो आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, आपको डाटा दिया रहेगा उसी तरह से, जैसे यहाँ पे आपको डाटा दिया रहेगा हम बता देते हैं, उस तरह से आप VI ग्राफ बना सकते हो। ऊपर में यहाँ पे वोल्टेज रहेगा और नीचे रहेगा क्या? करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी रहेगी। यहाँ पे दिया रहेगा वोल्टेज 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, और करंट 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना रहेगा, VI ग्राफ। इस तरीके से आप बना सकते हो। चलिए, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे वोल्टेज देखिए, वोल्टेज को यहाँ पे लिखना है, लिख दे रहा हूँ। ये क्या होगा? ये हो जाएगा वोल्टेज, ये ऊपर जो जा रहा है, और ये हो जाएगा हमारा करंट EC, यानी इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहला है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, फिर 20 वोल्ट, फिर 30 वोल्ट, और फिर 40 वोल्ट। ठीक है, नीचे करंट होगा 0.1 एम्पियर, दूसरा है 0.2 एम्पियर, तीसरा है 0.3 एम्पियर, और चौथा है 0.4 एम्पियर। इस तरह से जब 0.1 करंट होगा तो यानी जब 10 वोल्ट होगा तो 0.1 एम्पियर करंट होगा, फिर ये 20 वोल्ट होगा तो 0.2, 30 वोल्ट होगा तो 0.3 करंट फ्लो होगा, 40 वोल्ट होगा तो 0.4। आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो, और इस तरह से जो है आप ग्राफ बना सकते हो। यहाँ पे सीधा नहीं बना है, लेकिन यहाँ पर जो VI ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, एकदम सीधा बनता है। समझ में आ गया? देखो यहाँ पर क्या नहीं बदला है, तो यहाँ पर जो सीधा लाइन है वो क्या है? रेजिस्टेंस है। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो इस तरह से आप ग्राफ भी बना सकते हो ओम्स लॉ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहो तो यहाँ पर जो है कुछ भी सर्किट डायग्राम से भी आप इसको बना सकते हो, वो भी बना दोगे तो अच्छा नंबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको हो गया। चलिए आप नेक्स्ट बात करें, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप, कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं
एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी वायर का प्रॉपर्टी होता है जो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। और दूसरा हमारा रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है कि किसी भी वायर का वो चीज होता है, वो रेजिस्टिविटी वो होता है यानी कैपेसिटी को दिखाता है कि कितना कैपेसिटी है, कि कितना कैपेसिटी से वो इलेक्ट्रिक करंट को रजिस्ट कर सकता है, उस कैपेसिटी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। अ कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, यानी उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं, यानी कितना अमाउंट में वो इलेक्ट्रिसिटी को अपोज कर सकता है, दैट इज रेजिस्टिविटी। और जो अपोज करता है, सिर्फ काम है अपोज करने का, वो रेजिस्टेंस। तो थोड़ा अंतर है, ये आप देख लीजिएगा। सीरीज और पैरेलल का फार्मूला कैसे प्रूफ होगा सर? तो सीरीज एंड पैरेलल का फार्मूला पहले हम सीरीज का कर लेते हैं। इसके लिए हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, और ये रह गया हमारा बैटरी जो कि हमको ईएमएफ देगा, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये V, ये R1, ये R2, ये R3। एकदम तेजी से कर रहा हूँ। अब हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस बदलता रहता है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है। तो इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी V = V1 + V2 + V3। तो V1 के निकट जो होगा हमारा R1 के निकट V1, R2 के निकट V2, R3 के निकट V3, क्योंकि अलग अलग होता है, इसी के लिए यहाँ पर अलग अलग, ठीक है ना। V = V1 + V2 + V3, तीनों मिला के इक्वल हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हम ओम्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। इधर से इधर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, पॉजिटिव से निगेटिव, यहाँ पे I। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं? V = I × R, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। अब देखिए V1 के निकट, याद रखिए V1 के निकट हमारा करंट तो सेम ही होगा। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक पॉइंट से करंट सेम ही होता है, हर एक पॉइंट से करंट सेम ही बहता है, क्योंकि एक रास्ता, याद रखिए, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की आप बात करें, आपको पता नहीं चल रहा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल है, इसके लिए आपको समझना होगा कि अगर करंट को जाने का अगर एक ही रास्ता तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देख सकते हैं करंट को जाने का एक के रास्ता दिख रहा है, तो इसी के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो करंट तो हर एक R1 के लिए भी सेम होगी, R2 के लिए भी सेम होगी, R3 के लिए भी सेम होगी, सबके लिए करंट सेम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I जो है तीनों में कांस्टेंट होगा, तो I के जगह पे I मतलब R1 के जगह पे I होगा, यहाँ पर भी I करंट फ्लो होगी, यहाँ पर भी I करंट फ्लो होगी, यहाँ पर भी I करंट फ्लो होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो I के जगह पे I ही, और R1 हो जाएगी V1 के निकट रेजिस्टेंस R1। इक्वेशन थर्ड, अब नेक्स्ट देखिए जो है V2 के निकट, देखिए V2 के निकट करंट जो I और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन 4 मानिए। V3 के निकट I और R3 हो जाएगा। ध्यान से आप देखते रहिए इक्वेशन 5। अब क्या करना है आपको? पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3, V का वैल्यू, V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू, V3 का वैल्यू, ये उठा के ये चारों का जो वैल्यू देख रहे हैं ना, ये चारों का वैल्यू उठा के ये वाले इक्वेशन में डाल दीजिए। क्या होगा देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में डालोगे तो क्या होगा? वी गेट व्हाट वी गेट, लुक V का वैल्यू कितना है? IR, तो लिख देंगे IR = V1 का वैल्यू IR1, V2 का वैल्यू IR2, V3 का वैल्यू IR3। देख रहे हो, मजा आ रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे IR = क्या आ जाएगा? I सब में कॉमन है, उठा लो I, तो R1 + R2 + R3, I से I गया हवा पीने, R = R1 + R2 + R3। ये फार्मूला हो गया प्रूफ। आप इस तरह से फार्मूला प्रूफ कर सकते हो सीरीज का, ठीक है। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस मिलकर एक पूर रहा है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा। आप इसको छाप सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं और पैरेलल का फार्मूला प्रूफ करते हैं, और यहाँ पर आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं, ठीक है।
यही सब क्वेश्चन आना है यार, यही सब तो पूछती है सीबीएसई। बस फर्क इतना होता है कि यही सब क्वेश्चन को घुमा के पूछेगी, सीधा नहीं पूछने वाली, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, सीधा नहीं पूछेगी बच्चों। अब देखिए पैरेलल का फॉर्मूला प्रूव करते हैं। इसके लिए सर्किट डायग्राम बनाइए। ये पहला रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर, ठीक है। एक पॉइंट से कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के बीच का जो कॉमन यूनिट होता है वो एक ही कॉमन यूनिट होता है, दो होता है, एक ये और एक ये। इसको R1, इसको R2, इसको R3। ये भी है, EMF देगा प्लस माइनस, इधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। यहाँ पर देखिए, आप देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि अगर करंट को जाने का एक से ज़्यादा रास्ता हो गया, करंट को जाने का एक से ज़्यादा रास्ता हो गया तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। यहाँ पर तो सही जा रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर करंट पहुँचेगा इसको रास्ता 3 मिल जाएगा। एक इधर रास्ता जाएगा तो इसको, इस करंट को I1 बोलेंगे, इधर जाएगा तो I2 बोलेंगे, इधर जाएगा तो I3 बोलेंगे, ठीक है। और याद रखिए कि जो भी की जो वैल्यू होती है ना, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो एक समान होती है। हर पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। चलिए, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि अगर I करंट इधर जा रहा है तो इधर भले I1, I2, I3 में टूट गया, लेकिन टोटल तो हमको I ही देने वाला है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर हम अपना लोचापानी कर देंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, अभी मज़ा आ जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अभी जस्ट पढ़ें, क्या जानते हैं भाई, V इजकल टू IR। तो V से हमको काम अभी लेना नहीं, अभी I को इधर करेंगे, I इजकल टू V बाई R हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए I1 के निकट रेजिस्टेंस R1 है, तो हम लिख देंगे I1 के निकट रेजिस्टेंस R1 है, और V तो कांस्टेंट है सब में, V तो हर पॉइंट पे समान है, तो इस तरह से हम लिखते जाएंगे। इक्वेशन थर्ड, फिर I2 के निकट V सेम R2, इक्वेशन 4 I3 के निकट V सेम R3, इक्वेशन 5। बस वही लोचा करना है। क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I, I1, I2, I3, वही लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I, I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी इक्वेशन फर्स्ट में आप जाके ये सारे का वैल्यू डाल दो। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है बेटा, इधर है। यहाँ पे I का वैल्यू देखो कितना है, V बाई R, I का वैल्यू V बाई R इजकल टू I1 का वैल्यू देखो कितना है, V बाई R1 प्लस I2 का वैल्यू V बाई R2, I3 का V बाई R3। चलो मज़ा से क्या करते हैं, अगला काम करते हैं। V बाई R इजकल टू क्या हो जाएगा, V देखो सब में सेम है, देख रहे हो तीनों में है, तो कॉमन निकाल लेंगे V, तो ऊपर से कॉमन निकालिए तो बचा क्या, एक 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब देखो V से V जाएगा मर, तो ऊपर बचेगा 1 बाई R इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। देखिए तीन रेजिस्टेंस मिलकर एक बन रहा है, तो इसको R इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का जो पैरेलल वाला फार्मूला है वो भी प्रूफ हो गया। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, जल्दी से लिख ले बच्चों, या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो चलिए बच्चों, आई थिंक आपने ये सारा नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और आपका साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर मेरे से जुड़े हैं तो एकदम आपका तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले 2 वीडियो हो चुका है जिसमें साइंस का क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वो अगर वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, और 10th में आप बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हो साइंस में, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।